हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज से हम जो है CTET पेपर 2 के लिए सोशल साइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका पेपर 2 सोशल साइंस है, बहुत ही उसे कम से कम 60 मार्क्स का मतलब जो है सोशल साइंस 60 मार्क्स की जो है आती है। तो आज से हम सोशल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले जो है इसमें मैं क्लास 6 की लूँगी। मतलब कि क्लास 6 का अगर ले रही हूँ तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल साइंस में 3 पार्ट हैं हमारा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो सबसे पहले मैं 6 का कंप्लीट कराऊंगी, फिर 7 फिर 8। तो कोशिश पूरी मेरी रहेगी कि वीक में 3 डेज़ जो है मैं सोशल साइंस कराऊं, क्योंकि साथ में हम पेपर 1 भी कर रहे हैं। पेपर 1 में हमारा ईवीएस कंप्लीट हो चुका है। 5th चैप्टर के ईवीएस के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, वो मैं जल्दी ही करवाऊंगी। और साथ साथ में हम जो है चैप्टर से रिलेटेड मतलब पूरे ईवीएस का जो है मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, कि जिससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। और मैथ्स भी स्टार्ट होगा, धीरे धीरे सभी चीज़ें स्टार्ट होंगी। बस आप बने रहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आप सब लोग जानते हैं कि जो सोशल साइंस पेपर 2 के लिए सोशल साइंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर चैप्टर के बाद जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं उनको जो है आप लोगों को जो है वो करवाऊँ, MCQ वो करवा दूँ, ताकि आप लोगों के लिए, क्योंकि हम पढ़ाई कितनी भी कर लें, जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्वेश्चन के फॉर्मेशंस नहीं पता चलेंगे, तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत घुमा घुमा के सोशल साइंस में पूछा जाता है। तो हम पूरा NCERT का टू दी पॉइंट्स में जो है चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये केवल जो देख रहे हैं उसके साथ साथ लोगों को शेयर अगर आप करते हैं तो उन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है और लोगों तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है आप स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगी कि आप अपने नोट्स जो है ज़रूर प्रिपेयर कर रहे होंगे। मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए नोट्स ही हमारे काम आते हैं। वीडियो आप देखिए, नोट्स बनाइए और अपने नोट्स को जो है संभाल कर रखिए। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 6 की NCERT बुक जो है ज्योग्राफी। क्या ले रहे हैं हम? सबसे पहले ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, मतलब सौर मंडल में पृथ्वी। तो इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट जो भी टू दी पॉइंट्स में इसके नोट्स बनते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि इतना हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। तो जो पहला चैप्टर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो कुछ चीज़ें पता भी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, तो उनको नोट डाउन करते रहिएगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उस चैप्टर में हमारा पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बताया गया है। अब पूर्णिमा और अमावस्या बहुत लोगों को, सबको पता है कि महीने में एक दिन पूर्णिमा आता है और एक दिन अमावस्या, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से घुमा के बनते हैं वो हमें जानना जरूरी है। आप पूरी जो चंद्र होता है, पूरा चंद्र होता है, मतलब कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में एक बार ही देख सकते हैं। और पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और पूर्ण चंद्र के बाद मतलब कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद जो है अमावस्या आती है। तो अमावस्या को एक और नाम दिया गया है कि नए चंद्रमा की जो रात्रि होती है उसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या। तो याद रखिएगा, नए चंद्रमा की रात्रि क्या कहलाती है? क्वेश्चन बनता है। और उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, या पूर्णिमा अमावस्या दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णिमा नहीं कहा जाता है, नए चंद्रमा की रात्रि को हम क्या कहते हैं? अमावस्या। नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या बोला जाता है। एक क्वेश्चन है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड इतना तो हम लोगों को पता है कि सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो आकाश में जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। लेकिन खगोलीय पिंड के बारे में जो पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ उसके फैक्ट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो देखिए, जो खगोलीय पिंड है वो क्या होते हैं? खगोलीय पिंड हमेशा जो है बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। और ये किससे बने होते हैं? तो ये जो है गैसों से बने होते हैं। इनके पास जो खगोलीय पिंड है, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। याद रखिएगा, खगोलीय पिंड के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। आगे हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको पता है कि जितने भी ग्रह हैं मतलब प्लैनेट, उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाशित होता है। तो आगे देखेंगे, अभी पहले इसके बारे में जान लीजिए, खगोलीय पिंड के बारे में, कि ये बड़े आकार के होते हैं। तो इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है।
ये चीज़ तो आपको पता चल गया होगा, हाँ, जिससे वह बड़ी मात्रा में जो है उत्सर्जित होते हैं, मतलब चमकते हैं। अब खगोलीय पिंडों को जो है तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा, खगोलीय पिंड को तारा भी कहते हैं, और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। ये तीनों ही पॉइंट खगोलीय पिंड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको क्या बोलते हैं, वन वर्ड नहीं पूछा जा रहा है, अब जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब नक्षत्र मंडल के बारे में जान लीजिए कि नक्षत्र मंडल क्या है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति, मतलब आप आकाश में तारे देखते हैं, उनके द्वारा जो आकृतियां बनती हैं, जो उनके द्वारा आकृतियां बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। उर्सा मेजर या बिग बियर भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, ठीक है। अगर तारों के, तो याद रखिएगा नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तारों के द्वारा, मतलब तारों के समूह से बनाई गई जो आकृति होती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। और उर्सा मेजर बिग बियर क्या है, ये भी एक प्रकार का जो है नक्षत्र मंडल है। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, सप्तऋषि क्या होता है। सप्तऋषि जो है बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, मतलब सप्तऋषि भी जो है एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या है, अब आप लोग समझ गए होंगे। तारों के समूह से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि भी एक प्रकार का जो है क्या है, नक्षत्र मंडल है। बिग बियर उर्सा मेजर भी नक्षत्र मंडल का ही भाग है। यह 7 तारों का समूह है जो उर्सा मेजर का भाग है। तो याद रखिएगा नक्षत्र मंडल का ही भाग जो है क्या है, नक्षत्र मंडल का ही भाग उर्सा मेजर जो है एक नक्षत्र मंडल है। लेकिन सप्तऋषि जो है ये किसका भाग है, वो हमारा उर्सा मेजर का भाग है। उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार बता देती हूँ कि नक्षत्र मंडल क्या होता है, विभिन्न तारों की समूह से बनाई गई आकृति जो है वो नक्षत्र मंडल कहलाती है। उर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, ठीक है। अब आती है बात सप्तऋषि की। तो सप्तऋषि जो है ये 7 तारों का समूह है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है 7 तारों का समूह को जो हम क्या कहते हैं, वो सप्तऋषि कहा जाता है। और सप्तऋषि किसका भाग है, तो वो उर्सा मेजर का भाग है। मतलब सप्तऋषि भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल, लेकिन ये किसका भाग है, तो याद रखिएगा उर्सा मेजर का। 3 क्वेश्चन बनते हैं नक्षत्र मंडल से। आपको नक्षत्र मंडल क्या होता है, ठीक है, सप्तऋषि किसका भाग है, उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं ध्रुव तारे के बारे में। तो ये देखिए, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा जो है, इसीलिए हम जब दिशा का निर्धारण करते हैं, दिशा निर्धारित करते हैं, तो ध्रुव तारे की सहायता से करते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा जो है वो एक ही स्थान पर रहता है। और जो सबसे उत्तरी तारा होता है, उत्तर दिशा को बताता है, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। तो सबसे उत्तरी दिशा को जो है कौन सा तारा बताता है, सबसे उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उसी को जो है ध्रुव तारा कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और ये उत्तरी दिशा को इंडिकेट करता है, और इसलिए इसे जो है उत्तर दिशा में ही रहता है, इसलिए इसे ध्रुव तारा कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है इसके अंदर। हाँ, तो इसके अंदर जो है सोल के बारे में बताया गया है। सोल हम सब लोगों को पता है सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है। और सौर शब्द का अर्थ होता है किसे, सौर शब्द जो है सूर्य से संबंधित होता है, इसीलिए सूर्य के परिवार को जो है क्या कहा जाता है, सौर मंडल। ये तो बेसिक सी बात थी। अब आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है ये एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। यह किससे, कौन सी भाषा से, तो यह जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, मतलब पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी देना। तो याद रखिएगा ज्योग्राफी जो है ये एक अंग्रेजी शब्द है। यह शब्द जो किससे लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। अगर हम इसको 2 पार्ट में ज्योग्राफी को बांटते हैं, तो जी एक आता है और एक जो है ग्राफिया आता है। तो जी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, ठीक है। 1 मिनट, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो जी का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। अब यहाँ पे जियो
जियो जो है इससे 3 शब्द बनते हैं। अगर हम बात करें जियोलॉजी, एक बनता है जियोमेट्री और जियोइड्स, लेकिन इनका मतलब अलग अलग होता है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, इसी से हमें पता चलता है। लेकिन जियो को पता है कि पृथ्वी, तो किसका अध्ययन करेंगे हम? पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। क्योंकि लॉजी का क्या मतलब होता है? अध्ययन करना। मैट्री का मतलब मापन होता है, क्या होता है? मापन। और किसका मापन? जियो की बात की गई है तो वो हमारा आ जाएगा पृथ्वी का मापन। जियोइड्स मतलब आकार, और किसका आकार? पृथ्वी का आकार, ठीक है। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक सी बात थी। आगे देखते हैं इसके बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सौर मंडल। मतलब सौर मंडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, सौर मंडल जो है इसमें सूर्य, 8 ग्रह, आप सब लोगों को पता है ग्रह कितने होते हैं? 8। सूर्य, 8 ग्रह, जितने भी उपग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हुआ, उल्का पिंड हुआ, ये सभी मिलकर जो है सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल का निर्माण मतलब जो सूर्य का परिवार है उसे सौर मंडल कहा जाता है। तो सौर मंडल में कौन कौन आता है? सूर्य आता है, उसके 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब जो है सौर मंडल के ही भाग हैं। मतलब सौर मंडल के ही सूर्य के ही परिवार है, इसलिए इन्हें सौर मंडल कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार, मतलब सूर्य का परिवार। इसका मुखिया कौन होता है? सूर्य। तो सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल। सौर मंडल में के कौन कौन से भाग हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो ये सभी जो है सौर मंडल के भाग हैं। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए, सौर मंडल में मतलब जो इसके ग्रह हैं, उपग्रह है, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सब के लिए सूर्य ही एकमात्र जो है एक स्रोत है। उसकी ऊष्मा और प्रकाश का जो है एकमात्र स्रोत है। कौन? सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये हमें दिखाई तो देता है नज़दीक से, लेकिन नज़दीक होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है। और हम सब जानते हैं कि सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। ये जो है पृथ्वी से, क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? तो ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूरी पर है। तो अब इसके अंदर आप थोड़ा सा जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ उसको सुनिएगा कि जो सूर्य है, सूर्य जो है सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। मतलब सौर मंडल में कौन कौन आते हैं? 8 ग्रह। 8 ग्रह जो है अपनी ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से लेते हैं? सूर्य से, ठीक है। जितने भी सौर मंडल के भाग हैं, 8 ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र, ये सभी जो है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य हमें भले ही दिखाई देता है, ये नज़दीक का तारा होते हुए भी हमसे बहुत दूर है। तो एक क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो याद रखिएगा 15 करोड़ किलोमीटर जो है ये हमसे दूरी पर है। अब आता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का रूपांतरण होता है, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन के एक एक कण मिलकर, 2 कण मिलकर जो है हीलियम का निर्माण करते हैं। मतलब हीलियम के 2 कण बनते हैं प्लस ऊर्जा। तो ये याद रखिएगा, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या, कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय संलयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वैसे इसके बारे में बहुत ब्रीफ में बताने को है, अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो बहुत सारी कुछ इसके अंदर होगा, लेकिन हमें इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 6 के एनसीईआरटी है और हम उसके जो है जितने पॉइंट्स बनते हैं, टू दी पॉइंट्स, उनको हमें कवर करना है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। आगे देखते हैं, और यहाँ पे आपको पूरे बुक का निचोड़ है, तो आप ये पूरे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रह के बारे में देखते हैं। तो जो ग्रह है, एक मिनट, हाँ, जो ग्रह है, ऐसे आकाशीय पिंड, ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब ग्रह जो है ये किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो जो है ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों के पास याद रखिएगा अपनी
प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ग्रह के बारे में पॉइंट्स है ये कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा जो है नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब जो तारे होते हैं उनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और सूर्य का भी प्रकाश उसे मिलता है क्योंकि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, ये तो सभी को पता है कि सबसे पहले हमारा सबसे जो पहला ग्रह होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सबको पता है। लेकिन बहुत सारे बीकॉम के बच्चे होते हैं जिनके लिए जो पेपर 2 में सोशल साइंस चूज़ कर लेते हैं और उन्होंने ये नहीं, मतलब 6th क्लास में जब हम होते हैं तब तो याद रहता है, लेकिन बीच में हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, फिर चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसको याद करने का तरीका जो है, देखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, माई, एम से हमारा मरकरी हो गया, वी से हमारा जो है वीनस हो जाएगा, ई से हमारा अर्थ हो जाएगा, और एम से हमारा मार्स हो गया, जे से हमारा जुपिटर, एस से सैटर्न, और यू से यूरेनस, और एन से जो है नेपच्यून। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ये अगर आप याद कर लेते हैं तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह जो है 8 होते हैं, और उनको जो है आप एक लाइन में याद कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल से घटते हुए क्रम में ग्रह, मतलब बड़े से छोटे की ओर, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उससे छोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो बहुत लोगों को पता होगा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम, लेकिन जो उनके साइज़ हैं उनके हिसाब से नहीं, जो एरिया है। तो क्षेत्रफल से घटते हुए क्रम में ग्रहों के जो नाम हैं वो क्या है, सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा बृहस्पति है, फिर शनि आता है, फिर अरुण, वरुण, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, और सबसे लास्ट में बुध। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है हमारा बृहस्पति है, और सबसे छोटा जो है बुध है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, तो अब पृथ्वी जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं, तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है हमारा ग्रह के बारे में पॉइंट्स कुछ। ग्रह किससे बना है, तो ग्रह, जिसे अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं, तो ग्रह को अंग्रेजी में जो है प्लैनेट कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट कहते हैं, और यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। किससे बना है, प्लेनेटाई से, शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि परिभ्रमक का अर्थ क्या है, तो चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, ये तो पता है कि ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, और ये प्लेनेटाई, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, और इसका जो अर्थ होता है वो परिभ्रमक होता है। परिभ्रमक का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एकमात्र एक ऐसा ग्रह है अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा जो किससे लेता है, सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, तो जो सूर्य है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह जो है ये चमकती हुई दिखाई देती है। कौन, सूर्य। प्रकाश की गति, अब प्रकाश हमसे बहुत नज़दीक है, तभी बोलते हैं कि प्रकाश जो है एक नज़दीक का तारा है, लेकिन प्रकाश की गति क्या है, तो याद रखिएगा ये लगभग कितना है, तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है इसकी गति है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक तो प्रकाश की गति, पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी कितना है वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और इसकी गति है, किस गति से जो है प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो वो जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से पहुंचता है। अब आता है कि पृथ्वी से क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वो है 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब ग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का जो है पार्ट है, एनसीईआरटी का है, तो इसको देखिएगा। एनसीईआरटी में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी,
फिर आता है हमारा मंगल, फिर उसके बाद जो है क्षुद्र ग्रह आता है, और फिर उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है बृहस्पति के पास आता है शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। अब आते हैं कि किन ग्रहों में जो है छल्ले लगे होते हैं, तो याद रखिएगा बृहस्पति, शनि और यूरेनस ये वो ग्रह हैं जिनके जो चारों ओर जो है छल्ले लगे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब बुध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सूर्य के चारों ओर अगर एक परिक्रमा करता है तो कितने दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं, मतलब कि 88 दिन लगते हैं। और ये अपने अक्ष पर इसका घूर्णन कितना होता है, तो वो कितना होता है 59 दिन। अभी मैं घूर्णन और परिक्रमण के बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे हम ग्रहों को पढ़ लेते हैं। एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकता, तो कुछ चीज़ें जो है हम बीच बीच में बताती रहूँगी मैं। तो पहले ये देखिए, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, इनके बारे में जो ये हैं पॉइंट्स, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो इसके उपग्रह, उनको आपको याद, उपग्रह मतलब चंद्रमा, उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा की संख्या को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है नहीं चंद्रमा सही है। चंद्रमा इनके पास कितने कितने चंद्रमा हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनको आप ये पढ़ लीजिएगा। और एक बस बहुत मेन पॉइंट जो है, जो भी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है, इनको जो है क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। मतलब ये जो है हमारे सूर्य से दूर हैं, थोड़ा दूर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये जो है बहुत ही पास में है, और इनके बारे में आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। मैं वो लिखी हुई क्या चीज़ें बताऊँ, जो मैंने नोट्स बनाए हैं पूरे बुक से, वो आपको पहले बताना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे सबसे पहले बुध के बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले जो बुध है, बुध जो है आपको, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। क्या है, हाँ, यह सूर्य का, एक मिनट, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा ग्रह, तथा ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक है, परिक्रमण और घूर्णन मतलब इनके बारे में मैं बताऊंगी, ये अगला चैप्टर है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें बताऊंगी, तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले याद रखिएगा, बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह इसको बोला जाता है। ये 88 दिन जो है सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लेता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब इसके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। अब बात आती है शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य के नज़दीक होने के कारण सर्वाधिक चमकीला ग्रह। जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ठीक है, इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भोर का तारा या शाम का तारा किसको कहा जाता है, तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यह पूर्व से पश्चिम में, सभी ग्रह जो कई ग्रह हैं, मतलब सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन शुक्र और एक अरुण है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चक्र लगाता है। जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो वो भी जो है शुक्र ग्रह को भी कहा जाता है। ये चारों पॉइंट्स जो हैं इसके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, जिस पे हम रहते हैं, क्योंकि यह ध्रुव के पास, ये यहाँ पे जो है हमारे रहने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो पूरा जो है यहाँ पे प्रॉपर है, तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है और इस पर जीवन संभव है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन, भूआब का अर्थ। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के समान आकार। भूआब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। इसका उपग्रह जो है वो क्या है, चंद्रमा। इसका उपग्रह क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितने दिन लगते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्ट टाइम है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, मतलब कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का पूरा समय लगता है अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आगे देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर ये भी झुका हुआ है
और मंगल पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंगल पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है? निक्स ओलंपिया, याद रखिएगा। निक्स ओलंपिया जो है किसका पर्वत है? तो ये जो है मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके 2 उपग्रह हैं, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। यह फिबोस या डीमोस, फिबोस डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो वो जो है मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं बृहस्पति के बारे में। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो मैंने पॉइंट्स ये बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब आपको पूरा निचोड़ मिल रहा है यहाँ पे, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिस पर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैरीमिड उपग्रह। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा। डीमोस और फिबोस मंगल का उपग्रह है। बृहस्पति के पास जो है नहीं, आपके पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो क्या है? गैरीमिड उपग्रह। ठीक है, इसका रंग जो है कैसा दिखाई देता है? तो इसका रंग जो है पीला दिखाई देता है। शनि के बारे में, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन, और सौर मंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह जिस पर वायुमंडल पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से इसके आते हैं, वो भी मैं कराऊंगी। तो अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो गैरीमिड उपग्रह है। लेकिन वो उपग्रह जिस पर वायुमंडल पाया जाता है तो वो कौन सा उपग्रह है? तो वो जो है क्या बोलते हैं, सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह जिस पर वायुमंडल पाया जाता है तो वो है टाइटन। ठीक है, शनि ग्रह जिसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अरुण के बारे में बात बताई गई है। अरुण और वरुण में क्या बोला गया है? मतलब कि हाँ, अरुण यह पृथ्वी से यह पूर्व से पश्चिम की ओर, एक शुक्र और एक अरुण, ये दोनों ही पूर्व से पश्चिम की ओर जो है चक्कर लगाते हैं सूर्य के, लेकिन बाकी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, वरुण के बारे में, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक है, अब ग्रह के बारे में बताया गया कि ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लैनेट कहते हैं, और ये ग्रीक भाषा की, मैंने पहले ही बता दिया था, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? परिभ्रमक, या तो चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात आती है चंद्रमा की। अब चंद्रमा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानना जरूरी है। हमने ग्रहों के बारे में भी जान लिया, चंद्रमा जिसे उपग्रह कहा जाता है, चंद्रमा के बारे में भी जानना जरूरी है। अब बस चैप्टर खत्म होने वाला है। क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, और मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सभी फैक्ट्स को लिया है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ा एडवांस पूछा जा रहा है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में देख लीजिए। तो चंद्रमा के बारे में क्या बताया गया है? पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास जो है, व्यास मतलब क्या होता है? डायामीटर। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब पृथ्वी से का केवल 1/4 ही इसका डायामीटर है। यह इतना बड़ा इसलिए हमें दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत ही ये हमसे नज़दीक है, इसलिए हमें चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी से लगभग 3,84,400, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आ जाता है कि सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अब यहीं पर बताइएगा, यहाँ पे जब देख रहे होंगे तभी, तो वो कितना दूर है देख लेना कि आपको कितना याद रहता है, चेक कर लेना अपने आप को। वैसे 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है जो सूर्य है पृथ्वी से। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में पूरा 27 दिन लेता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जो हैं जीवन के अनुकूल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और ये जिस दिन पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है वो छाया आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई देगा कि उस पर जो है पर्वत, गड्ढे, मतलब छाया एक दिखाई देती है। ठीक है, जिस दिन जो है पूर्णिमा होता है, देखिएगा कभी अगर नहीं देखें तो। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तो क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लीजिए। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमें पता है कि उपग्रह तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो है असंख्य मतलब बहुत सारे जो छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
उन पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। अब मैंने बताया था ना कि मंगल और बृहस्पति के बीच में अगर आपने देखा होगा तो छोटे छोटे जो कण थे वो क्या थे? वो क्षुद्र ग्रह। तो आता है क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और ये चक्कर किसका लगाता है? सूर्य के। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी जो ये उल्कापिंड पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं और वायु के साथ मतलब हवा के साथ घर्षण करते हैं। जब दोनों में घर्षण होता है उसके कारण ये गर्म होकर जो है जल जाते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं। अब पृथ्वी पर जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पर जो है गड्ढा बन जाता है। कई बार हम नहीं बोलते टूटता हुआ तारा है, उसी को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो एक मिनट, हाँ, आगे जो है आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। जो आकाशगंगा है हमारा सौर मंडल जो है, आकाशगंगा मतलब मिल्की वे का ही भाग है। क्या? हाँ, आकाशगंगा जो है हमारा सौर मंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का। आकाशगंगा ब्रह्मांड का। आकाशगंगा जो है में करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है जो लाखों आकाशगंगा से मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए जो आकाशगंगा है ये सौर मंडल जो है आकाशगंगा का भाग है और आकाशगंगा जो है वो ब्रह्मांड का भाग है। आकाशगंगा में बहुत सारे तारे मतलब करोड़ों तारे, बादल और गैसों की एक प्रणाली है। कौन? आकाशगंगा। और लाखों, बहुत सारे लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड का भाग क्या है? आकाशगंगा। आकाशगंगा का भाग क्या है? सौर मंडल। सौर मंडल का भाग क्या है? पृथ्वी। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? ब्रह्मांड, ठीक है। उसके बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा को मिल्की वे भी कहा जाता है। सौर मंडल आकाशगंगा का भाग है और सौर मंडल में जो है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी जो है सौर मंडल का भाग है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है चैप्टर्स पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पूरे टू दी पॉइंट्स में नोट्स थे। बस उम्मीद करती हूँ कि आप अपने नोट्स साथ साथ में लिखे होंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आप उनको नोट डाउन भी किए होंगे। और वैसे तो इम्पोर्टेंट पूरा ही है, जितना भी मैंने ग्रहों के बारे में बताया है। बहुत तरह के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सबको आप नोट डाउन कीजिएगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि अब आपको पता है कि सब्जेक्टिव स्टार्ट हो चुका है, 6th क्लास है, ज्योग्राफी है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी होती जाएंगी। लेकिन आपका काम है अपने नोट्स प्रिपेयर करना। और अगर प्लीज़ अगर पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और ताकि जो मैंने ये मेहनत की है लोगों तक पहुंच सके। मेरा जो मेन मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इसे पढ़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलेगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है ज़रूर, कोई सजेशंस हो अपने कमेंट्स में ज़रूर छोड़िएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके डाउट्स जो है क्लियर कर सकूं। ओके, ऑल द बेस्ट।